Hello and welcome friends, my dear students of 10th standard English medium. Once again welcome back to my class of English grammar tenses. Okay, we are moving ahead with the study of tenses, and this time around we are going to study about simple, not actually simple, it's present continuous tense. Okay, जैसा कि बोर्ड में आप देख सकते हो ऑलरेडी टाइटल लिखा है, उसके बारे में थ्योरी भी लिखा गया है, लेकिन उसका थोड़ा सा जनरल डिस्कशन सबसे पहले कर लेते हैं. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि लाइक जनरली इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट. वो बात सही है कि अभी फिलहाल जो घटना हो रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज करेक्ट, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट. सिर्फ उतना ही नहीं है, उसका दूसरा यूसेज भी मैंने लिखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं जस्ट इन ऑर्डर टू रिमाइंड यू वंस अगेन. और उसका प्राइमरी यूसेज एक्शन इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट. अभी फिलहाल जो चल रही है घटना उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं. इसका ये प्राइमरी यूसेज, लेकिन सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है. वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड द सेकेंडरी यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कई बार क्लियर नहीं किया जाता है, और इसलिए स्टूडेंट्स को भी कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ऐसी सिचुएशन में भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, और वो सिचुएशन है सेकंड, कंफर्म्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर. ओके, नियर फ्यूचर में जो घटना डेफिनेटली होने वाली है या होने जा रही है, डेफिनेटली प्लान की गई घटना है, ठीक है, तो एक्चुअली उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो जस्ट इन ऑर्डर टू रिमाइंड यू वन मोर टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस generally describes the action which is in progress right now. It means present time. Okay, and apart from that, it also describes a confirmed action that is going to happen in the near future. Okay, नजदीकी भविष्य में डेफिनेटली होने वाली जो घटना है उसके बारे में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये उसके दो प्राइमरी यूसेजेस हो गए. दो यूसेजेस है, आपको जरूर याद रखना है, अदरवाइज काफी जगह पे इससे उसका एक ही यूसेज लिखा जाता है. वही यूसेज होता है कि अभी फिलहाल जो घटना हो रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. लेकिन इतना नहीं, सेकेंडरी यूसेज भी आपको याद रखना है कि एक्शन व्हिच इज कंफर्म्ड एक्शन, इट्स अ प्लान्ड एक्शन एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन द नियरेस्ट फ्यूचर. ओके, सो फॉर सच काइंड ऑफ एन एक्शन आल्सो वी कैन मेक यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इतना प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग, इतना समझ लेने के बाद हम देखते हैं उसका सेंटेंस पैटर्न कैसा है. I have given the title positive negative sentence. Okay, तो बहुत इजी है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट is, am या are. ठीक है, ये दोनों टू बी के फॉर्म्स हैं. Okay, I am putting it here in the bracket. The forms of to be. The forms of to be, अगर आपसे याद रह सकता है तो इतना जरूर याद रखिएगा कि टू बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट के टू बी के 3 फॉर्म है, इज, एम या आर. ओके, पास्ट के 2 है, वॉज या वर. ओके, फ्यूचर का बी है. ओके, और उसके बाद बीन भी है, बी डबल ई एन, और उसके बाद बीइंग भी है, B-E-I-N-G. सो ओवरऑल सब मिला के टू बी के इतने फॉर्म्स हैं, is, am, are, was, were, be, been and being. टोटल मिला के 8 हो गए. ठीक है, तो याद रखना है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टू बी के ऑब्वियसली प्रेजेंट के ही फॉर्म आएंगे, is या am या are सब्जेक्ट के साथ. एंड देन आफ्टर वी विल यूज the ing form of the main verb. हमेशा मुख्य जो वर्ब है, मेन वर्ब, उसके पीछे ing लगेगा ही लगेगा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात है. Right now obviously we are discussing the present continuous
continuous tense. But eventually, when we learn past continuous tense and then after the future continuous tense also, तो उसमें भी एक्शन वर्ब का ing वाला फॉर्म ही आएगा, डेफिनेटली वही होगा. That will be the common rule. You should remember that also. वर्ब का ing फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर वो है तो. It is optional, कभी वो होता है कभी नहीं होता है. And then after, at the end, we will have other words. Other words generally specify time or the place of the action. Okay, वो other words last में आता है. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का. और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको इज या एम या आर के साथ नॉट जोड़ देना है, तब जाके वो नेगेटिव हो जाता है. और उसको हम कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं. इज नॉट को हम इजंट बोल सकते हैं, आर नॉट को आरंट बोल सकते हैं, लेकिन एम नॉट को एमंट नहीं बोला जाता है. याद रखना है आपको. इट्स जनरल इंफॉर्मेशन. बट ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो इज या एम या आर के साथ नॉट जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. पॉजिटिव मींस सिंपल क्वेश्चंस. सिंपल क्वेश्चंस जिसका आंसर सिर्फ यस या नो होता है, ठीक है. और WH क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो नहीं होता है, उसमें कुछ नैरेटिव आंसर देना पड़ता है. What, where, when, why, who, whose, which, how much, how far, how many, etc. ये वर्ड आगे लगता है, ठीक है. तो अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो यू कैन सी इट ओवर हियर. नीचे मैंने यस नो भी लिखा है. The question begins with is या am या are, okay, and then it is followed with subject, verb with ing. verb जो है वो हमेशा ing का ही होता है, वो आपको खास याद रखना है. Then after, in case object is there, then it should be there, and then other words जिसमें या तो टाइम या तो प्लेस आ सकता है, और क्वेश्चन ऑब्वियसली एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो वापस मैं आपको बोल देता हूं, अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो शुरुआत होती है उसकी इज या एम या आर से, और अगर WH क्वेश्चन होगा तो वो WH वर्ड जो है वो आगे लग जाता है. बाकी का सेंटेंस का पैटर्न जो है वो सेम रहता है, ठीक है. तो हमने सेंटेंस पैटर्न भी देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस. उसमें यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन आ गए. फॉर्मेट फिक्स होता है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है. कोई भी लैंग्वेज की बात हो, अगर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो बाय द फॉर्मेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. विदाउट फॉर्मेट वी कैन नॉट फ्रेम द सेंटेंस. समटाइम्स we may have the tendency of forgetting the format, but practice makes man perfect. Okay, as you practice more and hard, you will automatically remember it. Okay, ये सारी बातें जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है, सिर्फ सीखने से नहीं आती है. उसके बाद प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी होता है. तो प्रैक्टिस का जो कंसोलिडेशन है वो एग्जाम्पल्स से होता है. हमेशा में ग्रामर कोई भी नियम है, ये तो अभी टेंस की बात हो रही है, लेकिन उसके आगे जाके बहुत सारे दूसरे भी चैप्टर्स आएंगे. सो व्हिचएवर रूल दैट वी स्टडी इन ग्रामर, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी जस्टिफाइड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. ओके, एग्जांपल के जरिए जो है कोई भी रूल क्लियर होता है, और एग्जांपल पढ़ते हैं हम तभी जाके रूल हमें हमेशा ऑटोमेटिकली याद भी रहता है. तो आइए अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. जो हमने यूसेज पढ़ा तो सेंटेंस पैटर्न पढ़ा, उन दोनों को जस्टिफाई करने वाले कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इज birds are flying in the sky. It's a very simple example. birds जो है वो सब्जेक्ट है, are जो है वो से रिलेटेड टू बी का प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है. ऑब्वियसली क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर आएगा. अगर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई तो उसके साथ एम लगता है, ठीक है. फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सपोज वी है, तो उसके साथ आर लगता है. यू के साथ वापस आर लगता है. ओके, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज लगता है. और थर्ड पर्सन प्लूरल है, फॉर एग्जांपल दे, तो वापस उसके साथ आर लगता है.
इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको शायद से पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो सिमिलरली फर्स्ट एग्जांपल सेज बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड्स हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज अ प्रोग्रेसिव एक्शन। जब आप देख रहे हो बर्ड्स को सामने, तो यू रियलाइज दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ फ्लाइंग इज गोइंग ऑन, वो क्रिया अभी चल रही है। तो ये सेंटेंस में उसका प्राइमरी यूसेज है, ठीक है। सेकेंड एक्शन इज आल्सो वेरी मच सिमिलर टू दैट वन। विराट कोहली इज बैटिंग एट द मोमेंट, अभी फिलहाल विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी एक्शन है जो फिलहाल चल रही है। When you are observing this action, then obviously it is happening at that moment. Okay? जब एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो तब ये घटना जो है वो एक्शन जो है वो बन रही है या हो रही है। ओके, थर्ड एक्शन है आई एम स्टडीइंग मैथ्स राइट नाउ, तो वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसकी जैसा ही कि फिलहाल मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैथ्स की स्टडी करने की मेरी जो एक्शन है वो फिलहाल चल रही है। एंड देयरफॉर whichever the concerned verbs, okay, they always have taken ing after that. मेन वर्ब जो है उसके पीछे ing डेफिनेटली लगाया गया है। Let's move on. Fourth example is my uncle is arriving from the USA tomorrow. Now this example is a little bit different than the previous examples. In the previous examples we saw that the action is happening at the time of speaking. वर्तमान में वो एक्शन हो रही है, ऐसा अभी तक 3 एग्जाम्पल में हमने देखा। अब ये चौथे एग्जाम्पल में जो लिखा गया है उसमें एक्शन जो है वो वर्तमान में नहीं हो रही है, बट जैसा कि उसका सेकेंडरी यूसेज में मैंने आपको बताया कि इट इज अ काइंड ऑफ कंफर्म्ड एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, जो कि ऐसी घटना है जो फिलहाल भले नहीं हो रही है लेकिन प्लान्ड एक्शन है, वो डेफिनेटली होने जा रही है नियर फ्यूचर में। तो इन सच केस आल्सो वी कैन मेक यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो वापस एग्जांपल को मैं पढ़ रहा हूं, माय अंकल इज अराइविंग फ्रॉम द यूएस टुमारो। अब इसी सेंटेंस को अगर हिंदी या गुजराती में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हम बोल ही लेते हैं कि मेरे अंकल यूएसए से कल आ रहे हैं। हम ऐसा भी बोलते हैं कि कल आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है व्हेन यू से दैट माय अंकल इज कमिंग फ्रॉम यूएसए टुमारो, यानी कि फ्लाइट का टिकट उन्होंने बुक करा दिया है, प्रोबेबली ही इज ऑलरेडी हैज स्टार्टेड हिज जर्नी आल्सो, ऑलरेडी वो प्लेन में बैठ गए हैं और शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट है, तो ऑब्वियसली वो कल आ ही जाएंगे। कंफर्म्ड एक्शन है ये, नियर फ्यूचर का कंफर्म्ड एक्शन है। सो फॉर सच केस we can definitely make use of present continuous tense. Okay, fifth one is she is searching for a new job. ये भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है कि right now when we are saying this sentence, तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि ये एक्शन हो रही है कि वो अभी फिलहाल जॉब हो रही है। हो सकता है कि शायद वो सो रही है या टीवी देख रही है या whatever another action she is doing at the moment. But in general, right now, यानी कि वर्तमान समय में in general, ये action जो है वो उसका priority है. So sometimes the kind of an action for a temporary period of time when it is a priority of the subject. Okay, for such action also we can make use of present continuous tense. ओके, एक ऐसी घटना है जो वर्तमान समय में उसकी प्रायोरिटी है कि उसका जॉब छूट गया है और अभी वो नया जॉब ढूंढ रही है। ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे वही काम कर रही है, बट इन जनरल राइट एट द प्रेजेंट टाइम दिस एक्शन ऑफ सर्चिंग अ जॉब इज द प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, so when we say that she is searching for a new job, it means that
round about this time in the present situation she is looking for a new job. Okay, so that also is a practical example of present continuous tense. Okay, 6 is they are not going anywhere right now. It's a very simple example. लेकिन अभी तक ये नेगेटिव एग्जांपल नहीं आया था, तो मैंने नेगेटिव एग्जांपल को भी इंक्लूड कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ, यानी कि वो लोग अभी कहीं पे नहीं जा रहे हैं। तो फर्क एक ही चीज का आया है, हमने नॉट अप्लाई किया है आर के साथ, वो एक एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है, बाकी सब तो सेंटेंस पैटर्न सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज अ यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, एक्सक्यूज मी, इज ही कमिंग विद अस? यस या नो? ठीक है, कि क्या वो हमारे साथ आ रहा है? इज ही कमिंग विद यस? आंसर शुड बी यस और नो। दूसरा क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर यस या नो वाला ही है, तो मैं वहां पे मार्क कर देता हूं कि यस नो टाइप के क्वेश्चन है ये दोनों। ओके, 8th example is, are you leaving for Delhi tonight? Again we are asking a question related to the planned action which will happen in the near future. Okay, क्या आप आज रात को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं? ऐसा पूछा है। It means the action is not happening at the moment, but again we are raising the question for a planned action which will definitely happen in the near future. Okay, so are you leaving for Delhi tonight? So obviously you can give the reply yes, I am leaving for Delhi tonight, or else no, I am not leaving for Delhi tonight, I am leaving for Delhi tomorrow morning. ऐसा कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये दोनों यस नो टाइप के क्वेश्चन थे, नंबर 7 and 8 दोनों। 8 उसके बाद 9, where are you going? So very simple example, ये WH क्वेश्चन है। ओके, WH वर्ड आगे लगा है, यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है। तो लास्ट वाले दोनों जो क्वेश्चन है वो WH क्वेश्चन है। आप कहां जा रहे हो ऐसा पूछना है, तो where are you going? It's a very simple question that the kind of question that you can't come across every now and then. हमेशा ये क्वेश्चन या तो ऐसा वाला कोई भी क्वेश्चन में सुनने को मिलता है। ओके, एंड द 10th क्वेश्चन इज व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन? ओके, तो समटाइम्स क्वेश्चन कैन आल्सो बी अ नेगेटिव क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, क्वेश्चन के अंदर हम नॉट स्पॉट कर सकते हैं। सो समटाइम्स द क्वेश्चन माइट आल्सो बी अ नेगेटिव क्वेश्चन। So why are you not paying attention? यानी कि आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? A sort of question that the teacher might ask to a student. Okay, so that way, and in case if the negative question is there, you can join are and not together, and especially that form of contraction you can use in spoken English language also. कुछ इस तरह से भी आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, why aren't you paying attention? Again, why aren't you paying attention? तो क्वेश्चन का वही मीनिंग है, सिर्फ वर्ड्स को हमने आगे पीछे थोड़ा सा कर दिया कॉन्ट्रैक्शन को लाने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ जोड़ने से जो शॉर्ट फॉर्म बनता है, डू नॉट का डोंट, डजंट, डज नॉट का डजंट, सिमिलरली इज नॉट becomes isn't, are not becomes aren't, etc. So these are the contraction forms of helping verb along with not. ठीक है, so why aren't you paying attention? इस तरह से भी इक्वेशन बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो गया, और बहुत इजी टेंस है इसको समझना। ओके, लेकिन मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही यूज नहीं, उसके दो यूज भी है। ओके, वर्तमान में जो एक्शन हो रही है, बोलते वक्त कोई एक्शन यानी कि पास में एक्शन शुरू हुई थी लेकिन अभी भी चल रही है वो एक्शन, तो वो जो प्रोग्रेसिव एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ में समटाइम्स in case if the action has a nature of a near future and a confirmed or a planned action,
and that kind of action can also be described by using present continuous tense. ठीक है, और लास्ट टाइम हमने जो फ्यूचर टेंस का स्टडी करते वक्त समझा था, ठीक है, जिसमें गोइंग टू का उपयोग मैंने आपको समझाया था, तो वो भी बेसिकली देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन दिस संडे. ओके, सो वी आर गोइंग, वी सब्जेक्ट, और उसके बाद हम आर लिखते हैं. इज या एम या आर, तीन में से कोई भी जो लागू पड़ता है वो आएगा. और जो वर्ब विद आईएनजी है तो गोइंग वहां पे आता है. ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बाकी अदर वर्ड्स आते हैं. सो बेसिकली गोइंग टू का फॉर्मेट जो है उसमें भी हम बेसिकली वही चीज बताते हैं. द काइंड ऑफ एन एक्शन विद द सब्जेक्ट is committed to do in the very near future. Okay, जो सब्जेक्ट है वो planned action या तो confirmed action करने जा रहा है near future में, तो उसको हम going to से भी describe कर सकते हैं. और सीधा ing फॉर्म वाला एक्शन वर्ब यूज करके भी हम वही चीज बता सकते हैं कि एक्शन जो है वो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली होने जा रहा है. Okay, so this was all about the present continuous tense. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. In case समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से अपना डाउट मुझे बता सकते हैं. Okay, thank you very much for your time and that's it for now. Enjoy.